हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए हिस्ट्री। यूपी ट्रिपल एससी पेड के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों का ये नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 1757 से 1857 के बीच में कुछ विद्रोह हुए थे, उसको हम लोगों ने इंपॉर्टेंट विद्रोह को देखा था। अब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे 1857 का विद्रोह। यह विद्रोह जिसे कुछ इतिहासकार कहते हैं यह सैनिक विद्रोह था, जिसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह एक तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऐसे सिचुएशन में इसे भारत के आज़ादी के लिए पहला स्वतंत्रता विद्रोह कहा जा सकता है। आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन यह भारत के लिए पहला था। तो भारत में इस समय तक औपनिवेशिक शासन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला क्या था? साम्राज्यवाद, और दूसरा क्या था? व्यापारिक शोषण। साम्राज्यवाद इसका मतलब क्या था कि जाति भेदभाव से, और दूसरा क्या था? व्यापारिक शोषण। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद से भारत में कंपनी शासन ने अपने जड़ें मजबूत कर ली और 1857 तक आते आते शासन के 100 वर्ष भी पूरे कर लिए। इन्हीं वर्षों में वे जो थे अंग्रेज, भारतीयों से कई चुनौतियां मिली, जिनमें जो स्थानीय लोगों की बगावत और असैनिक विद्रोह शामिल थे। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह भारत के सैनिकों तक ही सीमित रह गया और इसे स्थानीय जनमानस का सहयोग नहीं मिल सका। 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक उसमें कारण माना जाता है वो माना जाता है चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह और उसके साथ साथ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह का कारण क्या रहा। क्या कारण था कि 1857 का विद्रोह हुआ? अब जब से अंग्रेज आए थे तो भारत में राजनीतिक कारण इसका क्या बना कि राज्यों के हड़पने की नीति चालू थी। दूसरी चीज़, जो पेंशन मिल रहा था वो भी समाप्त कर दिया गया, और दूसरी चीज़ ये कि जो पद मिले गए थे उसको भी समाप्त कर दिया जा रहा था भारतीयों की। और इस तरह से अंग्रेजों के प्रति क्या हो रहा था? अविश्वास, मतलब लोगों को हो रहा था कि यह शासन सही नहीं है। आर्थिक कारण में क्या था कि आर्थिक जो शोषण की नीति थी, उसके अलावा जो दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था भी बहुत सारे लाए गए जो कि अच्छे नहीं थे। इससे क्या हुआ? बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो आर्थिक कारण भी माना जाता है। अगला माना जाता है सामाजिक धार्मिक कारण। ईसाई धर्म का प्रचार करना, है ना, और भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करना, ये भी कारण माना जाता है। सैनिक विद्रोह, जो भी उच्च पदों से जो भी भारतीय उच्च पदों पर विराजमान थे उनको क्या किया जा रहा था? वहाँ से हटाया जा रहा था, वंचित किया जा रहा था। तो ऐसे कंडीशन में इन सभी कारणों को लेते हुए, अब देखिए, जंगल में आग लगने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी होती है। अब यहाँ पे अंदर ही अंदर यह हो रहा था कि किस तरह से, हालांकि 1857 तक बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों के मन में आग भड़क रहा था। उसे एक चिंगारी की ज़रूरत थी, और उस समय जो तत्कालिक कारण माना गया वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। यह जो हुआ, जब यह चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग होता है बंदूकों में, तो वहाँ पर जो भारतीय होते हैं उसको लेने से मना कर देते हैं, और यहाँ पर जो विद्रोह होता है वो दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, जगदीशपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली, सभी जगहों पे विद्रोह होने लगते हैं। लेकिन यह एक बहुत ही बड़े स्तर पर विद्रोह होता है, आंदोलन होता है अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन यह विद्रोह क्या होता है? असफल हो जाता है। तो इसके असफल होने का कारण क्या है, अब वो हम लोग जानेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या परिणाम रहे इस आंदोलन के। देखिए, अब इसकी असफलता में कारण क्या था? निश्चित समय से पूर्व विद्रोह होना। कोई निश्चित समय नहीं था, उससे पहले ही ये लोग क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। जो देसी राजा थे वो लोग क्या होते हैं? वो अंग्रेजों के संरक्षण में कोई राजा रह रहा था, तो वो लोग क्या हो जाते हैं? देशद्रोही हो जाते हैं। इसलिए असफलता के कारणों में एक माना जाता है सांप्रदायिक चक्र भी होता है। हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर देना, हिंदू मुस्लिम में विभाजनता फैला देना,
तो ये भी एक कारण था। उसके अलावा संपूर्ण पूरे देश में जो भी ये विद्रोह हुआ वो एक साथ नहीं हुआ, हर जगह पे अलग अलग समय पे होता है, जिससे वो क्या होता है कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इस विद्रोह को कुचला जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है जो हथियार है, हथियारों का भी अभाव रहता है, ठीक है, और साधनों का भी अभाव रहता है, और सैनिक संख्या में भी अंतर होता है। बहुत बड़ी सैनिक संख्या रहती है अंग्रेजों की और भारतीयों की संख्या कम रहती है, तो ये असफलताओं का कारण रहता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहा। पहली बात तो जो भारत का गवर्नर जनरल होता था वो अब वायसराय होने लगा। उसके अलावा 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। राज्य हड़प नीति को पूरी तरह से हटा दिया गया, परित्याग कर दिया गया। भारतीय रियासतों को गोद लेने का अधिकार हो गया। भारतीय सैनिकों की तुलना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या क्या हो गई, बढ़ा दी गई, और जो कंपनी था उसका समाप्ति हो गया, कंपनी का अंत हो गया। अब क्या था कि सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन में जो शासन था वो चला गया। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, कंपनी का अंत 1857 के विद्रोह के साथ ही हो गया था। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि 1857 के जो विद्रोह हुआ वो किस जगह पर कहाँ कहाँ केंद्र था, और उसके विद्रोही नेता कौन थे, और किस दिन हुआ, और उसको कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये है आपका केंद्र, ये है विद्रोही नेता, विद्रोह का दिन। तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ 1857 का, वहाँ के जो नेता थे वो थे जफर वक्त, जनरल वक्त खां, और ये 11 मई 1857 को होता है। इसको वहाँ पे कौन ब्रिटिश अधिकारी रहता है, हडसन और निकलसन रहते हैं। लखनऊ में जो होता है वहाँ बेगम हजरत महल और बिरजिस कादेर, ठीक है, ये 4 जून को होता है। यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी कालिन कैंपबेल हो जाते हैं। अगला झांसी में होता है, झांसी में केंद्र रहता है, वहाँ पर लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे रहते हैं, ये भी 4 जून को ही होता है। जनरल यूरोज वहाँ ब्रिटिश अधिकारी रहता है जो इसका दमन करता है। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे इसका विद्रोही नेता थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और बरेली में खान बहादुर थे। तो ये लोगों को आपको याद रखना है कि कहाँ पर जब 1857 का विद्रोह हुआ तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे उनका नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली में जफर वक्त, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। तो ये तो रहा, आपको पता चला कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, और वो असफल हुआ तो असफल का कारण क्या था, और असफल होने के बाद भी 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहा वो हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत हम लोग वो चीज़ें देखेंगे जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। कुछ 19वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसी नई चेतना का उदय हुआ जिसे पूरे देश के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। ये जो नया चेतना था भारतीय नवजागरण या तो भारतीय ऐसा कह सकते हैं रिनेंसा के नाम से जानी जाती है। इसमें प्राचीन भारत के गौरव को फिर से जागृत करने पर बल दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की, मतलब कुल मिला के संस्थापक जो है वो राजा राम मोहन राय हैं, और 1828 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? यहाँ पर कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू समाज में जो भी व्याप्त कुरीतियाँ थीं जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वैश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता, इसको दूर करना था, और एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर में अपनी साधना लगाना, इसका प्रचार करना था। ठीक है, तो इस ब्रह्म समाज का यही उद्देश्य था। 1815 में आत्मीय सभा का भी राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया, और 1828 में ब्रह्म सभा का भी स्थापना किया। अब यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सती प्रथा को दंडनीय अपराध बनाने में मदद किया था विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय की। तो ये कई बार प्रश्न जो है पूछा जाता है। और एक बात और इसमें याद रखिएगा ब्रह्म समाज में कि इसमें अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया था। अगला है यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन जो है इसे यंग बंगाल आंदोलन भी कहते हैं, और 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई।
कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, है ना। इसके संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरेजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। इसका उद्देश्य क्या था कि जो प्रेस थी उसकी स्वतंत्रता और जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा और सरकारी उच्च सेवाओं से भारतीयों को रोजगार दिलाना। ठीक है। आप एक प्रश्न यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, ये जो हेनरी डेरेजियो हैं इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इनको, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ठीक है। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहाँ पर की? मुंबई में की। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश, ये नाम से लिखी, जिसमें इस आर्य समाज के जो भी विचार थे उसमें लिखे गए थे। ठीक है। कहाँ पर यह समाज का स्थापना हुआ? मणिक चंद्र वाटिका में। ये कहाँ पर है? बम्बई में है। उस समय बम्बई कहा जाता था, आज मुंबई है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो वैदिक धर्म है उसको फिर से शुद्ध रूप से स्थापित करना। ठीक है। इसमें उन्होंने छुआछूत और जन्म पर जो भी आधारित जात प्रथा थी उसकी आलोचना की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में थोड़ा सा जानकारी अगर आपको लेना हो तो दे लीजिए, क्योंकि जो इनका बचपन का नाम था वो था मूलशंकर। क्या नाम था? बचपन का नाम का मूलशंकर था। उनके गुरु स्वामी विरजानंद थे और इनके विचार, इनकी जो रचनाएं हैं सत्यार्थ प्रकाश, ये जो हमने अभी बताया, इसी में मिलते हैं। ठीक है। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखेंगे, जैसे सत्यार्थ प्रकाश हो गया, वेद व्यास हो गया और भूमिका हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 ईस्वी में की गई, बम्बई में की गई। और किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, और एक लोग और थे, महादेव गोविंद रानाडे। ये दोनों लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था कि प्रार्थना और सेवा के द्वारा ईश्वर की पूजा करना। ठीक है। अभी हमने आपको इनके अलावा एक और नाम बताया। क्या नाम बताया? गोविंद रानाडे। इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन ये जो है, इसकी स्थापना 1897 में हावड़ा में बेलूर में हुई थी। क्लियर है? चलिए, इसकी स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे और यह कलकत्ता के बेलूर में 1897 हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? मानवतावादी और सामाजिक कार्य करना इसका उद्देश्य था। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका की एक रूसी नागरिक थी, मैडम HP ब्लेवत्स्की, और अमेरिकी कर्नल थी हेनरी स्टील ऑलकॉट के। इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। बाद में 1893 ईस्वी में भारत में एनी बेसेंट के भारत आई और ऑलकॉट की मृत्यु के बाद ये जो सोसाइटी है इसका नेतृत्व संभाला। श्रीमती एनी बेसेंट ने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। क्लियर है? ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? सभी जो धर्म है, प्राच्य जो धर्म है, उनकी तुलनात्मक अध्ययन करना। दोनों संस्थापक 1897 में दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भारत आए थे। ठीक है। जो ये मैडम ब्लावत्स्की हैं और कर्नल हेनरी ऑलकॉट हैं, ये इनको दयानंद सरस्वती ने आमंत्रण दिया था, तब जाके ये भारत आई थी। अगला क्या है? अगला है यहाँ पर देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 ईस्वी में। यह जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ने के लिए जो है बनाई गई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सोशल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं इसको। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने और रघुनाथ राव ने किया था। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पहले कुछ राजनीतिक संगठन थी या संस्थाएं थी, उसको हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में, इसकी स्थापना किसने किया? विलियम एडम्स ने। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 बम्बई में, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा ने। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में पूना में, और इसके संस्थापक कौन थे? MG रानाडे, GV जोशी और चिपलंकर। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में लंदन में हुआ। इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस।
मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में मद्रास में, एम वीरघावचिया और सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंदचा, ये इनके संस्थापक थे। इसके अलावा और भी हैं, जैसे सत्यशोधक समाज है, ज्योतिबा फूले ने जैसे हमने बताया वो महाराष्ट्र में उसकी स्थापना हुई। इसके अलावा और हैं अहमदइया आंदोलन है, सामाजिक सेवा संघ है और परमहंस मंडली है। तो लेकिन यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। एक और इम्पोर्टेंट है तत्वबोधिनी सभा, उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था और इसका उद्देश्य बस यही था तत्वबोधिनी सभा का कि राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।